हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीजी के नॉलेज। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो चलिए आज के टॉपिक पे सीधे आते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है, जो कि इकोनॉमी का है। इससे पहले जो वीडियो में हमने पढ़ाया हुआ है वो इकोनॉमी का पूरा थ्योरी बताया है, समझाया है। तो आज हम करेंगे इकोनॉमी का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो कि पेपर में बहुत ही आता है। मोस्टली हर एक पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, न्यूनतम संसाधनों में अधिकतम उत्पादों को क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था या राष्ट्रीय आय, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? किसे कहते हैं न्यूनतम संसाधनों में अधिकतम उत्पादन? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा? इसे सब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। इसका ऑप्शन सही होगा बी, जो कि अर्थव्यवस्था को कहते हैं। जैसे न्यूनतम संसाधनों में अधिकतम उत्पादों को अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? हमारे अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के जनक कौन है? एडम स्मिथ है, विलियम स्मिथ है, या विलियम गार्ड, या बार्नार्ड? कौन है? बर्नार्ड है या कौन है? इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ है, जो कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के जनक पिता एडम स्मिथ हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? भारत के अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ है, विलियम सीमथ है, या विश्वेश्वरैया, या विलियम गॉड? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, जो कि विश्वेश्वरैया हैं हमारे इंडिया के, भारत के अर्थशास्त्री। चौथा क्वेश्चन है, स्वरूप के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कितनी होती हैं? एक होती हैं, दो, तीन, या चार? इसका कितना क्षेत्र होता है? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, तीन होता है, जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, या तीन क्षेत्र हैं। स्वरूप के आधार पे तीन क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीयक। इसका ऑप्शन सी सही है, जो कि तीन होते हैं। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। आप सब लोग सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होंगे। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रफ होते हैं? अर्थव्यवस्था के क्षेत्रफ तीन होते हैं, 4, 5 या 6? तो अर्थव्यवस्था का क्षेत्रफ तीन होता है, जो कि पहला है स्वरूप, शर्त एंड स्वामित्व। तीन पार्ट होते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्रफ। पहला है स्वरूप, शर्त और स्वामित्व। अगला क्वेश्चन है, जब आय का स्रोत सीधे प्राकृतिक से जुड़ा होता है डैश तो कहते हैं। जब आय सीधे प्राकृतिक से, नेचर से हो तो उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, संगठित क्षेत्र? तो वह कौन से क्षेत्र में आएगा? जब प्राकृतिक से सीधे हमें उत्पाद हो, या कोई भी कार्य हम प्राकृतिक से डायरेक्ट हमें प्राप्त होता है, जो कि स्रोत सीधे प्राकृतिक से जुड़ा है, उसे हम प्राथमिक में रखते हैं, प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं। और यह सीधे प्राकृतिक से जुड़ा होता है, नेचर से जुड़ा होता है। द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है? द्वितीय क्षेत्र में भी निर्माण होता है। वहाँ पे निर्माण, कोई भी कार्य को भी निर्माण किया जाता है। सेवा से जो भी कार्य जुड़ा होता है उसे हम तृतीय क्षेत्र के अंडर में रखते हैं। जैसे कि कोई भी हॉस्पिटल हो गया, या कम्युनिकेशन, कॉलेज, स्कूल, शिक्षा, कोई भी वाहन यहाँ से वहाँ तक जाता है, कोई भी हेलीकॉप्टर हो, या ये सभी आते हैं तृतीय क्षेत्र के अंडर में। संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं? संगठित क्षेत्र के अंदर तीन चीज फिक्स रहता है, वेतन, अवकाश और समय। ये तीनों जहाँ फिक्स रहता है वो सार्वजनिक के क्षेत्र में आते हैं। बड़े बड़े कंपनियां हो, सरकारी नौकरी हो, सेना हो, या कोई भी। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा क्षेत्र पूरी तरह सरकार के अधीन होता है? तो कौन सा क्षेत्र पूरी तरह से सरकार का हक होता है, पूरी तरह से सरकार उस पर हक करता है? निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, सार्वजनिक क्षेत्र। इस पे सरकार का पूरा हक रहता है, सार्वजनिक क्षेत्र, जिससे कि इनका उद्देश्य क्या रहता है? इनका उद्देश्य रहता है कि समाज कल्याण या समाज विकास के बारे में ये सोचते हैं। यह सबसे पहले समाज कल्याण और समाज को देखते हैं, उसके बाद से इसे सार्वजनिक क्षेत्र इसका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी कंपनी की दिशा निर्देश सरकार देती है तो उसे डैश कहा जाता है। जब सरकार किसी कंपनी का दिशा निर्देशक देती है डैश क्या कहा जाता है?
सहकारी, सरकारी, संयुक्त, असंगठित क्षेत्र। तो क्या कहा जाता है, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सहकारी, कोऑपरेटिव। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, जिसपे कि सरकार पूरी तरह से अपना हक देता है, सरकार पूरा निर्देश देता है। इसमें क्या होता है, इसमें छोटे मोटे स्कीमों पे सरकार पूरा अपने तरीके से दिशा निर्देश देती है जनता को। कोई भी सामान उद्योग को सेल कराने में एक दूसरे से जगह पे, एक से दूसरे जगह, एक से दूसरे देश तक पहुंचाने के लिए, इसे कहा जाता है कोऑपरेटिव। अगला क्वेश्चन है, उत्पाद के कितने कारक होते हैं? उत्पाद के कितने कारक होते हैं? 1 होते हैं, 3, 2 या 4? उत्पाद के कितने कारक होते हैं? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 4। उत्पाद के 4 कारक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं पूंजी, भूमि, उद्यमी और मजदूर। ये चारों हमारे उत्पाद के कारक होते हैं, जो कि चारों के बगैर कोई भी उत्पाद नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर पूंजी रहे तो हम भूमि को कर पे ले सकते हैं, सेल पे ले सकते हैं, और उद्यमी तो होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी का दिशा निर्देश कौन करता है? वह उद्यमी करता है, मालिक करता है। उद्यमी को मालिक कहते हैं, जो कि कंपनी का मालिक रहता है। ये सभी हमारे उत्पाद के 4 कारक हैं, जो कि चारों कारक भूमि, पूंजी, उद्यमी और मजदूर, ये चारों कारक बहुत ही जरूरी है कोई भी उत्पाद करने के लिए, कोई भी उद्योग करने के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आज का? अगला क्वेश्चन है, जब उत्पाद के सभी 4 कारकों पर निजी व्यक्ति का अधिकार हो तो उसे कैसी अर्थव्यवस्था कहते हैं? जब कोई भी उत्पाद पे, यानी कि जो 4 कारक हमने अभी बताया, 4 कारकों पे किसी भी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है तो उसे कैसी अर्थव्यवस्था कहते हैं? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जब किसी चारों उत्पाद कारकों पे कोई भी निजी व्यक्ति अधिकार करता है तो उसे पूंजीवाद अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसे कि प्राइवेट कहते हैं। और चारों पे अगर प्राइवेट का अधिकार हो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका ऑप्शन ए सही है, पूंजीवादी। पूंजीवादी प्राइवेट को कहते हैं। प्राइवेट का सबसे बड़ा उदाहरण हमारा वर्तमान में मेट्रो है, जो कि पूंजीवादी है। अगला क्वेश्चन है, जब उत्पाद के 4 कारकों पर सरकार का अधिकार हो तो उसे कौन सी अर्थव्यवस्था कहते हैं? हमारे यहाँ कौन सी अर्थव्यवस्था चल रही है, क्वेश्चन आपको बताना है। तो क्या है आज का क्वेश्चन? उत्पाद के चारों कारकों पे जब सरकार का अधिकार होता है तो उसे कौन सी अर्थव्यवस्था कहते हैं? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन सही हो जाएगा बी, समाजवादी। जब चारों कारकों पे, जैसे पूंजी, भूमि, उद्यमी और मजदूर पे, यह चारों कारकों पे सरकार का अधिकार होता है तो उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और पूंजीवादी, जिस पे प्राइवेट का अधिकार होता है। मिश्रित, जो कि सार्वजनिक और पूंजी दोनों मिल के काम करे, उसे मिश्रित कहते हैं, जो कि वर्तमान में भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था चलता है। अगला क्वेश्चन है, जब उत्पाद के चारों कारकों पर निजी तथा सार्वजनिक दोनों का अधिकार होता है तो उसे कौन सी अर्थव्यवस्था कहते हैं? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मिश्रित। मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे भारत में चलती है, जो कि पूंजी और समाज का दोनों का मिश्रण होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अधिकार प्राइवेट का होता है, पूंजीवाद का होता है। और इसमें वर्तमान में एक एमयू साइन हुआ है, जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में एक एमयू साइन होता है, जो कि एक पत्र होता है, जो कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यह पत्र का फुल फॉर्म है, जो कि अभी हाल फिलहाल में हुआ है। किसके बीच में हुआ है? यह रूस और भारत के बीच में यह एक एमयू साइन हुआ है। तो यह मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, किसी श्रम के बदले मिले धन को क्या कहा जाता है? जब कोई भी श्रम, कोई भी कार्य करने के बाद से जब धन प्राप्त होता है तो उसे क्या कहा जाता है? प्रायोज्य आय, वास्तविक आय, मौद्रिक आय, राष्ट्रीय आय। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, मौद्रिक आय। जब किसी भी श्रम के बदले हमें कोई भी धन प्राप्त होता है उससे हम मौद्रिक आय कहते हैं। प्रोज्य आय किसे कहते हैं? जब मौद्रिक आय में से टैक्स को हम माइनस कर देते हैं, टैक्स हटा देते हैं, तो वह आय हमारा प्रोज्य आय हो जाता है। और अगर प्रोज्य आय में से हम डिफिशियंसी यानी कि टूट फूट माइनस कर दें तो हमारा वास्तविक आय हो जाता है। और यह दोनों एकदम पूर्ण रूप से व्हाइट मनी होता है। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? राष्ट्रीय आय देश के काम में आता है, वह राष्ट्रीय आय सरकार का होता है। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? जो हमारा राष्ट्रीय आय है उसकी गणना कौन करता है? वह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, वित्त मंत्रालय, लोक मंत्रालय या कोई नहीं? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
भारत के राष्ट्रीय आय की गणना करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करती है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951, 1952, 1953, 1954। सांख्यिकी संगठन स्थापना कब हुई थी? इसका ऑप्शन ए सही रहेगा, 1951 में हुई थी। 29 जून 1951 को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई थी, जो कि 29 जून को पीसी महालनोबिस की जन्मदिन है, उनका बर्थडे है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत की प्रति व्यक्ति सालाना आय कितनी है? वह इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? वर्तमान में भारत की प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम कितनी है? 1,12,000 या 2,00,000, 3,00,000, 50,000। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन से हो जाएगा ए। ये 1,12,000 है वर्तमान में भारत की प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम 1,12,000 है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि भारत में सभी एक व्यक्ति का एक साल का आय 1,12,000 है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में एक निश्चित सीमा के अंदर उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवा के मूल्य को क्या कहा जाता है? जीडीपी, जीएमपी, जीएनपी या जेएनपी। तो इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? इसका ऑप्शन से हो जाएगा ए, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ये जीडीपी का फुल फॉर्म है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जीडीपी इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा। और इसके अंदर क्या होता है कि भारत की पूरी आय को शामिल किया जाता है, वह या तो विदेशी कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो, जीडीपी के अंदर केवल भारत की आय को काउंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह साधन जो राष्ट्र के काम में आता है और इसमें केवल भारत की आय को शामिल किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? जीडीपी, जीएमपी, जीएनपी या एनएनपी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सा पैसा राष्ट्र के काम में आता है? वो आता है जीएनपी। जीएनपी राष्ट्र के काम में आता है और ये राष्ट्र का पैसा होता है। इसमें केवल भारत के पैसे को काउंट किया जाता है और भारतवासी वो कहीं भी हो वह काउंट राष्ट्रीय आय में होता है। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे शुद्ध पैसा कौन सा होता है? देश का सबसे शुद्ध पैसा जीडीपी, जीएमपी, जीएनपी या एनएनपी। तो देश का सबसे शुद्ध पैसा कौन सा आता है? एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्शन। इसका ऑप्शन डी सही है, एनएनपी। एनएनपी क्या होता है? देश का सबसे शुद्ध पैसा हो जाता है, जो कि नेट नेशनल प्रोडक्शन है। इसका फुल फॉर्म है नेट नेशनल प्रोडक्शन और यह सबसे शुद्ध पैसा है हमारे देश का। अगला क्वेश्चन है, मूल्य के आधार पर भारत के जीडीपी कितने स्थान पे है? भारत का मूल्य के आधार पे भारत का जीडीपी कितने स्थान पे है? 1, 4, 5, 6। तो कितने स्थान पे है? ये 6 नंबर पे है। 6 नंबर पे मैं भारत का मूल्य के आधार पे जीडीपी है, जो कि 6वें नंबर पे है। और सबसे पहले नंबर पे कौन है? वो यूएसए है, अमेरिका है। यह अमेरिका है पहले नंबर पे और 6ठे नंबर पे हमारा भारत है। यूएसए फर्स्ट नंबर पे, ये याद रखना है। और 6वें नंबर पे हमारा भारत है जीडीपी के आधार पे। अगला क्वेश्चन है, क्रय शक्ति सामर्थ्य के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था कितने स्थान पे है? क्रय शक्ति सामर्थ्य के आधार पे भारत की अर्थव्यवस्था 1 पे है, 4 पे है, 2 पे है, 3 पे है। क्रय शक्ति सामर्थ्य पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, यह हमारे तीसरे स्थान पे है। भारत की क्रय शक्ति सामर्थ्य के आधार पे हमारा अर्थव्यवस्था, भारत का अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पे, परचेजिंग पावर पैरिटी। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। तीसरे स्थान पे हमारे भारत की अर्थव्यवस्था पीपीपी के हिसाब से, जो कि वर्तमान में पीपीपी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो अगला क्वेश्चन है, जीडीपी हमेशा किस प्राइस पे निकालते हैं? मार्केट प्राइस, फैक्ट्री कॉस्ट या सब्सिडी या नॉन ऑफ। तो इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? जीडीपी किस पे निकाला जाता है? यह ऑप्शन से हो जाएगा ए, मार्केट प्राइस पे। कभी भी जीडीपी निकाला जाता है तो मार्केट प्राइस पे निकाला जाता है। इसका ऑप्शन से हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, नॉमिनल जीडीपी किस वर्ष के मूल्य पर निकाला जाता है? नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नॉमिनल जीडीपी और एक होता है रियल जीडीपी। तो यह किस पे निकाला जाता है? चालू वर्ष, वित्त वर्ष, आधार वर्ष या बाजार मूल्य। तो इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी कौन से वर्ष पे निकाला जाता है? तो यह निकाला जाता है चालू वर्ष पे। कभी भी नॉमिनल जीडीपी काउंट होता है तो चालू वर्ष पे होता है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
जो कि नॉमिनल जीडीपी का वर्ष है, चालू वर्ष। और इसमें क्या होता है, चालू वर्ष में प्रोडक्ट तो हमारे वर्तमान के ही रहेंगे, लेकिन जो हम प्राइस काउंट करते हैं वो भी चालू वर्ष का ही होता है। इस वजह से ये बहुत ही महंगा हो जाता है, हाई हो जाता है। तो इसका ऑप्शन सही है ए, चालू वर्ष। जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी चालू वर्ष पर निकाला जाता है, इसका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, जब एक वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मूल्य की गणना आधार वर्ष के मूल्य पर की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, पीपीपी, क्रय शक्ति सामर्थ्य जीडीपी या नॉन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यह हो जाएगा ए, रियल जीडीपी। कभी भी हम रियल जीडीपी निकालते हैं तो हम बेस ईयर एक लेते हैं, जिससे कि हम प्राइस काउंट करते हैं। हमारा प्राइस क्या होता है, बेस ईयर में होता है। और रियल जीडीपी में हम कभी भी बेस ईयर को लेके ही प्रोडक्ट को काउंट करते हैं। प्रोडक्ट हमारे वर्तमान के रहेंगे, लेकिन जो प्राइस रहते हैं वो बेस ईयर के रहते हैं। और भारत के बेस ईयर लगभग 2011 से 12 को माना गया है बेस ईयर। यह होगा ए, ऑप्शन से हो जाएगा रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी में बेस ईयर का हम कभी नहीं लेते हैं, वर्तमान का प्रोडक्ट, वर्तमान का प्राइस होता है। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी में कौन से मूल्य की गणना किए जाते हैं? अंतिम मूल्य या प्रथम मूल्य या कोई नहीं या यह दोनों। कौन से मूल्यों को काउंट किया जाता है जीडीपी में? तो काउंट किया जाता है यह अंतिम मूल्यों को जीडीपी में काउंट किया जाता है। कभी भी जीडीपी की गणना होती है तो अंतिम मूल्य पे ही गणना होती है, इसका ऑप्शन ए सही है। जीडीपी हरदम अंतिम मूल्य के प्राइस पे ही काउंट किए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, इसके अनुसार गरीबी न्यूनतम जीवन यापन करने की असमर्थता है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट या विश्व बैंक या तेंदुलकर समिति या रंगराजन समिति। तो किसके अनुसार भारत की जो गरीबी न्यूनतम जीवन यापन है वह असमर्थता है? इसका ऑप्शन से हो जाएगा ए, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत की गरीब न्यूनतम असमानता है, तो इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार वह व्यक्ति जिसकी प्रतिदिन आय $2 से कम है वह गरीब है? किसने कहा था? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, विश्व बैंक, तेंदुलकर समिति या रंगराजन समिति। यह चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? किसने कहा है कि जो कोई भी व्यक्ति अगर एक दिन की आय उसकी $2 नहीं है तो वह गरीब है। और $1 हमारे भारत की 75 रुपये के बराबर होती है, तो $2 हमारा 75 से 2 गुना हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? इसका ऑप्शन से हो जाएगा बी, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। इसका ऑप्शन से ये बी। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन 2400 कैलोरी प्राप्त करने के लिए आवश्यक धनराशि की आवश्यकता होनी चाहिए? यह किसने कहा था कि 24 कैलोरी प्रतिदिन प्राप्त करने की आवश्यकता धनराशि है? BM और रथ फॉर्मूला ने, या विश्व बैंक, या तेंदुलकर समिति या रंगराजन समिति। इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? किसने कहा है 24 कैलोरी के बारे में? इसका ऑप्शन से हो जाएगा ए, BM और रथ फॉर्मूला। यह इन्होंने कहा था कि 24 कैलोरी होगा। और यह कब कहे थे? यह कहे थे 1971 में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में प्रतिदिन की 2400 कैलोरी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस समिति के कैलोरी के स्थान पर प्रति व्यक्ति मासिक भोग व्यय को आधार बनाया है? कौन सी समिति है? BM और रथ फॉर्मूला है, या विश्व बैंक है, या तेंदुलकर समिति है, या रंगराजन समिति है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा तेंदुलकर समिति, जो कि 2009 में तेंदुलकर समिति इसको लागू किए थे कैलोरी के स्थान पे प्रति व्यक्ति मासिक आय 2009 में। और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह कितनी थी? 33 रुपये प्रतिदिन थी। ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपये प्रतिदिन है, जो कि 27 रुपये प्रतिदिन कहा जाता है। और इससे कम खर्च करने वाले लोग क्या थे? गरीब थे। इससे कम खर्च करने वाले गरीब थे, यह तेंदुलकर समिति में कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार शहरी क्षेत्र में 33 रुपये प्रतिदिन तथा ग्रामीण क्षेत्र में 27 प्रतिदिन के कम खर्च करने वाले लोग क्या थे? गरीब थे। अगर 33 रुपये प्रतिदिन और 27 रुपये प्रतिदिन कम खर्च करते हैं तो वह व्यक्ति गरीब है। किसने कहा था? BM और रथ फॉर्मूला, या विश्व बैंक, या तेंदुलकर समिति, या रंगराजन समिति। यह किसने कहा था? इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन से हो जाएगा तेंदुलकर समिति। तेंदुलकर समिति ने कहा था कि अगर शहरी क्षेत्र में 33 रुपये अगर कोई व्यक्ति आय करता है और ग्रामीण क्षेत्र में 27 रुपये प्रति व्यक्ति कम खर्च करता है, इससे कम खर्च करने वाले लोग गरीब है, यह तेंदुलकर समिति में कहा गया। और तेंदुलकर समिति 2009 में हुआ था।
इसका ऑप्शन सही है सी। इसका ऑप्शन क्या सही है? सी, तेंदुलकर समिति। अगला क्वेश्चन है, आज का 31वां नंबर का क्वेश्चन है, किसके अनुसार शहरी क्षेत्र में 45% तथा ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपये प्रतिदिन से कम खर्च करने वाले लोग गरीब हैं? यह कौन से समिति में कहा गया था? BNRL रथन ने कहा था, या वर्ल्ड बैंक ने कहा था, या तेंदुलकर समिति, या रंगराजन समिति? यह किसके अनुसार कहा गया था? यह कहा गया था 2012 में कहा गया था, और यह रंगराजन समिति में कहा गया था कि अगर शहरी क्षेत्र में 1407 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह, मतलब प्रति व्यक्ति प्रति माह, और 47 रुपये प्रतिदिन, और ग्रामीण क्षेत्र में अगर 972 रुपये प्रतिदिन, जो कि प्रति माह 32 रुपये प्रतिदिन से कम अगर खर्च करने वाले लोग हैं, तो वह क्या है? वह लोग गरीब है। और कब कहा गया था? यह कहा गया था रंगराजन समिति, जो कि 2012 में हुआ था। रंगराजन समिति 2012 के अंडर में यह कहा गया था कि ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में कितने प्रतिशत लोगों ने आय करते हैं या यूज करते हैं, तो वह गरीब है। और यह सब ग्रामीण क्षेत्र की आय को दिखाने के लिए कहा गया था। और अगला क्वेश्चन है गरीबी का अनुपात किसके द्वारा किया जाता है? गरीबी का अनुपात नापा जाता है किसके द्वारा? NSSO, CSSO, RSSO या FSSO? इसके अनुसार गरीबी का अनुपात किया जाता है। तो यह ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यह 2019 में NSSO के और CSSO के द्वारा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने इसका गठन करते हैं, और 2019 से पहले भारत में गरीबी का अनुपात NSSO द्वारा किया जाता था, जिसकी स्थापना 1950 में हुआ, जो केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अधीन समझा है, कार्य मंत्रालय के अधीन है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, जो कि 2019 में NSSO के द्वारा होता है। इसका ऑप्शन सही है NSSO। अगला क्वेश्चन है, गरीबी का कितना प्रकार होता है? 2 होता है, या 3 प्रकार से होता है, या 5 प्रकार से होता है, या 1 प्रकार से होता है? गरीबी कितने प्रकार से होते हैं? गरीबी हमारा 2 प्रकार से होता है, जो कि पहला है निरपेक्ष गरीबी और एक है सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी का मापते हैं, किस पे मापते हैं? वह लॉरेंज वक्र विधि से नापते हैं सापेक्ष गरीबी। और एक और विधि है गिनी गुणांक, उस विधि से हम सापेक्ष गरीबी को नापते हैं, 2 विधि से, जो कि हम आगे चर्चा करेंगे निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी के बारे में। और यह दोनों गरीबी नापते हैं लॉरेंज वक्र विधि और गिनी गुणांक से। तो इसका ऑप्शन सही है ए। अधिकतम समानता की स्थिति में गिनी गुणांक का मान कितना होता है? 1 या 3 या 0 या 2? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अधिकतम समानता में गिनी गुणांक का कितना मान होता है, कितनी स्थिति होती है? इसका होता है 0। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो कि 0/0 + b = 0 होता है। इसका आंसर सी सही है, 0/0 + b = 0। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम असमानता की स्थिति में गिनी गुणांक का मान कितना होता है? जब अधिकता असमानता है गिनी गुणांक में, पहले वाला क्वेश्चन में समानता पूछ रहा था, इसमें असमानता पूछ रहा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1, 3, 0, 2। कितनी असमानता होती है गिनी गुणांक के मान में? तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। इसमें 1 होती है असमानता, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में समानता पूछा था गिनी गुणांक का, जो कि 0 था, और इसमें असमानता पूछा है, तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा ए। 1 इसका सही हो जाएगा, जो कि a/a + 0 = 1 होता है। इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। वैसी बेरोजगारी जो किसी खास मौसम में आती हैं, उसे क्या कहते हैं? चक्रीय बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी या शिक्षित बेरोजगारी? बेरोजगारी कई प्रकार की होती है, उसमें से यह एक बेरोजगारी है जो कि
किसी खास मौसम में आती है, कोई अवसर पे यह स्टार्ट होता है, यह रुक रुक के स्टार्ट होता है, ये हरदम रहता नहीं है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये कौन सी बेरोजगारी है? यह मौसमी बेरोजगारी है, जो कि किसी खास मौसम से यह बेरोजगारी स्टार्ट होती है। जैसे कि कोई अगर कुल्फ़ी की किसी की दुकान है तो वो ठंडी में कुल्फ़ी की दुकान नहीं चलेगी, उस टाइम समय वो चाय की दुकान या कोई और भी व्यवसाय कर सकता है। यह मौसमी बेरोजगारी में आता है, इसको मौसमी बेरोजगारी में कहेंगे। और हमारे एक होता है शिक्षित बेरोजगारी, जो स्टूडेंट रहते हैं, और छिपी बेरोजगारी जो कि छिपी रहती है, कृषि से जुड़ा हुआ है। और एक है घर्षणात्मक बेरोजगारी, जो कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आए उस वजह से घर्षणात्मक हो जाता है। एक चक्रीय बेरोजगारी होता है, जो कि मांग पूरा ना हो तो उस समय क्या होता है, चक्रीय बेरोजगारी चलता है। और एक है संरचनात्मक बेरोजगारी, जो कि उसमें ढांचागत परिवर्तन होता है। जैसे कि कोई मांग पे कोई नहीं कर पाया, उसको सीख नहीं पाया कोई नई टेक्नोलॉजी को, उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर रोजगार नहीं मिलती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है चक्रीय बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी या शिक्षित बेरोजगारी। इस क्वेश्चन को मैंने सबसे पहले ही बता दिया है, तो आप सब लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। कौन सा? शिक्षित बेरोजगारी, जो कि स्टूडेंट से है, जो कि किसी व्यक्ति को उसके योग्यता के आधार पर उसे रोजगार नहीं प्राप्त होता है। तो वो किसे नहीं होता है? या शिक्षित, जो कि स्टूडेंट होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनके उनकी योग्यता के हिसाब से उन्हें जॉब नहीं मिल पाती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं? राष्ट्रीय आय कितनी प्रकार से ज्ञात की जाती हैं? 2, 1, 4, 3। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 4 है। राष्ट्रीय आय ज्ञात किए जाते हैं 4 प्रकार से, और कौन कौन से हैं जान लेते हैं। पहला है उत्पाद विधि, दूसरा है सकल मूल्यवर्धन विधि, तीसरा है आय विधि, और चौथा है व्यय विधि। तो इसका ऑप्शन सही है क्या? सी, 4 होते हैं। और 4 कौन कौन से होते हैं ये भी हमने आपको बता दिया। और सबसे पहले कि हमारे भारत में कौन से विधियों से आय ज्ञात किए जाते हैं, तो सिर्फ 2 ही विधि लागू होती हैं, जो कि कौन कौन सी है? वो आय विधि है और व्यय विधि। यह दोनों हमारे भारत में लगती हैं, और सभी चारों पे नहीं भारत पे वर्क होता है, बस 2 विधियों पे आय ज्ञात किए जाते हैं भारत का। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम नियोजन की संकल्पना कब आई? 1934, 1935, 1936 या 1937। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। 1934 में भारत में सर्वप्रथम नियोजन की संकल्पना की गई, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे पंचवर्षीय योजना की स्टार्टिंग से सबसे पहले नियोजन की संकल्पना की गई थी, और यह किसने किया था? एम.बी. यानी कि विश्वेश्वरैया, हमारे एम विश्वेश्वरैया ने इससे प्रस्तुत किया था अपने एक पुस्तक द्वारा। 1934 में इसका प्रकाशन हुआ था, जो कि नियोजन आयोग का था। अगला क्वेश्चन है, मुंबई प्लान कितने उद्योगपतियों ने मिलकर बनाया था? ए 8 या 7, 3 या 5। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मुंबई प्लानिंग कितने उद्योगपतियों ने मिलकर बनाया? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। 8 उद्योगपतियों ने हमारे एक बॉम्बे प्लानिंग का प्लान किया, जो कि उसमें क्या था, उसमें जो पर कैपिटा इनकम होता है हमारा, उसको बढ़ाने के लिए, डबल करने के लिए यह 8 उद्योगपतियों ने एक टीम बनाया, जिसे कि मुंबई प्लानिंग कहा जाता है। और इसमें 8 उद्योगपति थे, और यह कब से कब चला? यह 1944 से 1945 के बीच में यह कार्य हुआ। इसमें 8 उद्योगपति थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए, जो कि मोस्टली पेपर में तो आएंगे ही आएंगे, आप लोग लिख के रख लीजिए, जरूर ही आएंगे ये क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन सही है ए। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय प्लानिंग कब तैयार की थी? सर्वोदय प्लानिंग कब बनाई थी? 1950, 1960, 1965 या 1970। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इन्होंने सर्वोदय प्लानिंग कब बनाई थी? इन्होंने बनाई थी 1950 में। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और सबसे पहले सर्वोदय प्लानिंग में था क्या? उसमें यह था गरीब और अमीर दोनों को बराबर से विकास करना है, दोनों को बराबर मिले, सम्मान मिले, दोनों को, अमीर हो या गरीब हो, दोनों को सम्मान एक समान दिया जाए, किसी को भी ऊंचा नीचा या
जात पात का कोई भी भेदभाव ना हो। और इन्होंने सर्वोदय प्लानिंग में यही बनाया था कि अमीर गरीब एक समान रहे। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। और यह जयप्रकाश नारायण जी ने बनाया था। और यह कब बनाया था? 1950 ईस्वी में बनाया था। तो अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कब किया गया? योजना आयोग का गठन कब हुआ, किसके वजह से हुआ, यह सब बताएंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 15 मार्च 1950 को, या 20 मार्च 1950 को, या 25 मार्च 1950 को, या 30 मार्च 1970 को। आयोग का गठन कब हुआ था? यह हुआ था 15 मार्च 1950 को, जो कि किसने किया था? यह योजना आयोग जो है कि 1950 को हुआ था। और किसके ये सिफारिश पे हुआ था? ये केसी नियोगी है हमारे एक, केसी नियोगी ने, उनके सिफारिश पे योजना आयोग 15 मार्च 1950 को अपनाया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि योजना आयोग को रखा कहाँ गया, कौन इस पे अधिकार रखेगा, कौन सरकार इस पे अपना वो कार्य करेगा, किसका हक होगा? तो इसको रखा समवर्ती सूची में। इसका मतलब समवर्ती सूची में रखा गया योजना आयोग को। और यह 15 मार्च 1950 को लागू हुआ भारत में, योजना आयोग का गठन हुआ। तो इसके आगे का भी पड़ाव देखेंगे योजना आयोग को, अभी नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि योजना आयोग के बाद हमारे पंचवर्षीय योजना बना, कैसे बना, क्यों बना और किस लिए बना, ये सब आगे वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए इसका ऑप्शन से हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, अब तक कितने पंचवर्षीय योजना बन चुकी हैं? जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तब से और अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना हमारे भारत में लागू हो चुका है? 18, 11, 13 या 12? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी सही होगा। अब तक हमारे देश में कुल 12 योजनाएं यानी कि पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो चुकी हैं। तो सबसे पहले बता दें कि यह कब से स्टार्ट हुआ था? यह 1951 से 1956 तक, जो कि पहली पंचवर्षीय योजना चली। और अंतिम पंचवर्षीय योजना हमारी 2017 तक चली, पंचवर्षीय योजना 2017 तक चली। और इसका ऑप्शन डी सही है। अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजना हमारे हो चुके हैं। 1951 से 1956 तक पहली योजना चली। ये सब आपको डिटेल में याद रखना है। आगे हम जानेंगे कि 12 पंचवर्षीय योजना में कौन पंचवर्षीय जी कब लागू हुआ, कब बना, कब से कब चला, उसमें क्या लागू हुआ, कौन सा उद्देश्य था, क्या कार्य हुए, इसको हम बेहतरीन तरीके से आगे डिटेल से जानेंगे। तो चलिए इसका ऑप्शन 12 हो जाएगा। इसका ऑप्शन 12 सही होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पंचवर्षीय योजना को आपको याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारा इकोनॉमी का है। अगला है, नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015, 10 फरवरी 2015, 1 जनवरी 2020 या 1 जनवरी 2018? तो बताइए नीति आयोग का गठन कब हुआ? इसका ऑप्शन से हो जाएगा ए। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ। और इसके मुख्य कौन है? वो भारत के पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर क्वेश्चन आए कि नीति आयोग के सबसे पहले अध्यक्ष कौन है, तो वो हमारे नरेंद्र मोदी होंगे। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो कि पंचवर्षीय योजना के जगह पे नीति आयोग का गठन हुआ। वेरी मोस्ट ये टॉपिक है कि पंचवर्षीय योजना को हटाकर पंचवर्षीय योजना के जगह पे नीति आयोग का गठन हुआ है। यही तो बताने वाले थे कि कौन सा टॉपिक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यही है। अब तक 12 पंचवर्षीय योजना हुए, लेकिन फिर पंचवर्षीय योजना हट गए उससे नीति आयोग के गठन में अब उसको परिवर्तित कर दिया गया है, उसके जगह पे नीति आयोग आ गया है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की मॉडल पर किस मॉडल पे आधारित है? पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे है? पहला है हेराल्ड डोमर या पीसी महालनोबिस या डॉक्टर चक्रवर्ती या अमरसेन मॉडल। अमरसेन मॉडल कौन से मॉडल पे है ये? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, हेराल्ड डोमर। हेराल्ड डोमर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। हेराल्ड डोमर के आधारित पे भारत की पहली पंचवर्षीय योजना मॉडल पे आधारित है। और पीसी महालनोबिस यह दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल पेपर है, ठीक, इनके ही आधार पे दूसरी पंचवर्षीय योजना मॉडल है। और डॉक्टर चक्रवर्ती कितने मॉडल पे चले जाएंगे? डॉक्टर चक्रवर्ती हमारे कौन से मॉडल पे हैं? ये डॉक्टर चक्रवर्ती हमारी सबसे पहले तो 7वीं पंचवर्षीय योजना पे डॉक्टर चक्रवर्ती का मॉडल है, 7वीं पंचवर्षीय योजना। और अमरसेन हमारे 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि
97 से 2002 तक जो चली थी 9वीं पंचवर्षीय योजना, उस समय का जो मॉडल था अमर्त्य सेन मॉडल पर आधारित था। और डॉक्टर चक्रवर्ती का समय 7वीं पंचवर्षीय योजना था और 1985 से 1990 तक चला। तो ये रहा अमर्त्य सेन और डॉक्टर चक्रवर्ती और पीसी महालनोबिस और हेराल्ड डोमर। तो इसका ऑप्शन ए सही है। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर के मॉडल पे आधारित है। अगला क्वेश्चन क्या है आज का हम लोग देख लेते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? बहुउद्देशीय परियोजना किस में लागू की गई? यह परियोजना किस में शुरू की गई? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? तो इसका ऑप्शन से हो जाएगा ए। पहली पंचवर्षीय योजना में बहुउद्देशीय परियोजना की स्थापना की गई। और इसमें पहली पंचवर्षीय योजना में क्या क्या कार्य हुए बता देते हैं, जो कि भाखड़ा नागल और दामोदर घाटी, हीराकुंड जैसे बहुउद्देशीय नदी परियोजना चालू किए गए। कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण जितने मतलब वो थे, नहर थे या घाटी थी, सब कुछ का निर्माण करवाया गया। पहली पंचवर्षीय योजना के बहुउद्देशीय परियोजना उद्देश्य पे पहली पंचवर्षीय योजना हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ हल्का फुल्का बता देते हैं। इसमें जितने ही स्टील प्लांट थे उतने स्टील प्लांट बड़े बड़े स्तरों पे खुले। तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारी सबसे बुरी हुई, आज तक सबसे असफल पंचवर्षीय योजना में से हमारा तीसरा पंचवर्षीय योजना जो है कि सबसे असफल रहा। उसमें कई युद्ध हुए कई देशों से, सूखा पड़ गया, भीषण तूफान आए, भीषण चक्रवात आए। तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल है। इसे तो पहले याद रखना है क्योंकि ये ज़्यादातर हाईलाइटेड क्वेश्चन है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1962 में क्या हुआ, चाइना से युद्ध हुआ। और 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ। और 1900 आगे एक साल और यानी कि 66 में भीषण सूखा पड़ गया, जो कि कृषि से लेके किसान या जनसंख्या सब पे आपत्ति आ गई। और इसी वजह से यह तीसरी पंचवर्षीय योजना एकदम असफल रह गई। इसकी बहुत सारी कारण है, 3-4 कारण है जिस वजह से तीसरी पंचवर्षीय योजना एकदम असफल हो गई। चौथी पंचवर्षीय योजना ठीक ही थी, लेकिन इसमें भी ये भी असफल रही क्योंकि इसमें भी सूखी पड़ी, चक्रवात आया जो कि इधर उड़ीसा के साइड में आया। तो चौथी पंचवर्षीय योजना भी असफल रहा। पहली सफल रही और दूसरी भी सफल नहीं रही, दूसरी असफल हो गई क्योंकि दूसरी में बहुत सारे कंपनियों जैसे कि बड़े बड़े स्टील प्लांट खोलने के वजह से वहाँ पे बहुत ऋण, किसी भी देश से ऋण लेना पड़ गया और भारत बहुत कर्ज में डूब गया। तो दूसरी भी पंचवर्षीय योजना असफल रही। पहली सही रही, तीसरी बहुत असफल रही। तीसरी हाईलाइटेड क्वेश्चन है, तीसरी को बहुत अच्छे से याद रखना है। भारत में बड़े बड़े स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में लगाए गए हैं? पहली, दूसरी, छठी या तीसरी? तो ये क्वेश्चन अभी हमने पीछे बहुत अच्छे तरीके से बताया है, आई होप आप सबको याद होगा। यह दूसरी पंचवर्षीय योजना में बड़ी बड़ी स्टील प्लांट कंपनियां लगाई गई, जो कि 3 कंपनियां हैं और यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि कौन कौन सी है। राउरकेला है जो कि उड़ीसा में है, जर्मनी की सहायता से लगाया गया है। और भिलाई जो है स्टील प्लांट कंपनी है, वह छत्तीसगढ़ में स्थित है और सोवियत संघ की सहायता से लगा है। और तीसरी हमारी दुर्गापुर जो कि स्टील प्लांट है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है और यूके के सहायता से वह लगाई गई। यह सब 3 हमारी स्टील प्लांट है जो कि भारत में लगाई गई, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत लगाई गई। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन सी रही? आगे क्वेश्चन, सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन सी रही? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? ये सब तो आपको पता ही होगा। यह कौन सी योजना थी जो कि बहुत ही असफल रही? इसका ऑप्शन से हो जाएगा सी, जो कि 1961 से 1966 तक चली तीसरी पंचवर्षीय योजना। और इसकी मॉडल किस मॉडल पे तीसरी पंचवर्षीय योजना थी? यह 3 लोग थे, पीसी महालनोबिस और सैंडी और चक्रवर्ती। पीसी चक्रवर्ती जी थे, 3 लोगों के मॉडल पर आधारित था। और इसमें क्या हुआ, इसमें सबसे पहले जान लेते हैं कि यह तीसरी पंचवर्षीय योजना सफल रही क्यों। वह रही इसलिए कि 1962 में चाइना से युद्ध हो गया, फिर 1965 में पाकिस्तान से भी युद्ध हो गया और चाइना से युद्ध हो गया। कितने में चाइना से युद्ध हुआ? 1962 में हो ही गया था। उसके बाद से 1965 में पाकिस्तान से हुआ, जिसके बाद से हमारे कौन थे उस समय, हमारे चाइना के युद्ध के समय हमारे वो सरदार पटेल जी की तो 1950 में ही मृत्यु हो गई थी। तो हमारे वो थे नेहरू जी थे जो कि प्रधानमंत्री थे, उनकी मृत्यु हो गई थी सबसे बड़ी असफल के कारण कि प्रधान जी की ही मृत्यु हो गई थी। तो उनके बाद
किसको सारा कार्यभार संभाला गया दिया गया? वह थे लाल बहादुर शास्त्री जी को, जो कि पाकिस्तान के युद्ध के बाद से उनसे एक समझौते पे, ताशकंद समझौते पे साइन करवाया गया, जिसके वजह से वो डिप्रेशन में जाके उनकी डेथ हो गई और यह योजना असफल रहा। अगला क्वेश्चन है, योजना अवकाश कितने सालों तक था? ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो योजना अवकाश कितने सालों तक रहा, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी सही रहेगा, जो कि योजना अवकाश 3 सालों के लिए लगा। लेकिन कब लगा, कैसे लगा, तो चलिए इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। योजना अवकाश हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना के लास्ट में लगा, जो कि हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना एकदम बर्बाद हो चुकी थी। उसके बाद हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था जो भारत की एकदम मतलब खराब हो चुकी थी, उसके बाद से हमारे यहाँ मतलब कोई इनकम नहीं थी, मतलब व्यवस्था नहीं था कि आगे कोई पंचवर्षीय योजना लागू किया जा सके। इसीलिए 3 साल गैप लिया गया, जिसे कि योजना अवकाश के नाम से जाना गया। वो 1966 से 1959 तक चला। ये 3 साल का गैप था, जिस गैप को योजना अवकाश के नाम से जाना जाता था। और इसी गैप में अगली पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार हुआ। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये अलग से नहीं है, ये पंचवर्षीय योजना के बीच में ही है, तो ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 1, 2, 3 या 4? इसका ऑप्शन से हो जाएगा सी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही हरित क्रांति लगा, जो कि 1966 में लगा। हरित क्रांति, हमारी हरित क्रांति स्टार्ट हुई थी 1966 में प्रारंभ हुई, और इसके जनक अमेरिका के वैज्ञानिक नॉर्मन बोरले थे, जिन्होंने जनक मतलब ये हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। यह तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद हुआ। और इसका मेन टॉपिक क्या है कि भारत की हरित क्रांति कौन है? हरित क्रांति के जनक है एस स्वामीनाथन जी हैं। और हरित क्रांति शब्द किसने दिया? यह दिया विलियम गार्ड। विलियम गार्ड ने हरित क्रांति, ये जो शब्द है ना, इसको दिया था विलियम गार्ड ने। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? पहला, दूसरा या तीसरा या चौथा? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना में हमारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। पंचवर्षीय योजना में चौथी, जो कि कब से कब तक चला? यह चौथी पंचवर्षीय योजना हमारा 1959 से 1974 तक चला। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जो कि 14 बैंक थे। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये मेन टॉपिक है। 14, ये चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर किया गया था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, जो कि हर बार क्वेश्चन में पूछ ले जाते हैं जीके में। अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? 5, 6, 7 या 8? इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, 5वीं पंचवर्षीय योजना में एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि हर पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए होता है। और यह 5वीं पंचवर्षीय योजना क्या हुआ, 1 साल पहले ही इसे ख़त्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और इस समय इंदिरा गांधी का शासन था। इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी, और यह होना चाहिए था 1969 तक, लेकिन 1978 में ही ख़त्म हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। ये 1 साल पहले ही ख़त्म हुआ था, और इसमें इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थे। हालांकि इसमें 2 प्रधानमंत्री हुए, लेकिन स्टार्टिंग में इंदिरा गांधी थी। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में उत्पादन पर बल दिया गया? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? किस पंचवर्षीय योजना में उत्पादन पर, मतलब उत्पाद पे बेसिक, मतलब बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया था? 7वीं, 9वीं, 6वीं या 5वीं? कौन सी पंचवर्षीय योजना में उत्पाद पे बहुत ही अच्छे से ध्यान दिया गया था? इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा
ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना में उत्पाद पर बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया, उत्पाद पे बल दिया गया। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला? वह चला 1985 से 1990 तक चला। इसमें ये किस मॉडल पे आधारित था? यह डॉक्टर चक्रवर्ती के मॉडल पे तैयार किया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें जवाहर रोजगार योजना भी प्रारंभ हुआ था हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ही। जवाहर रोजगार भी प्रारंभ हुआ था। इसका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और डॉक्टर चक्रवर्ती के मॉडल पे 7वीं पंचवर्षीय योजना है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक शिक्षा का विकास किस योजना में हुआ? प्रारंभिक शिक्षा का विकास किस योजना के तहत किया गया? 10वीं, 9वीं, 7वीं या 8वीं? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? शिक्षा का विकास किस में हुआ? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। 8वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा का बहुत ही अच्छे से विकास हुआ, शिक्षा पे बल दिया गया, शिक्षा के बारे में सोचा गया। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला? वह चला 1992 से 1997 तक। 5 साल के लिए चलता है हमारी पंचवर्षीय योजना। 1992 से 1997 तक चला, जिस पे शिक्षा का बहुत ही बल दिया गया। और इसका कौन से मॉडल पे आधारित है? यह तैयार किया गया था मनमोहन सिंह के दायरे में तैयार किया गया था, लेकिन यह मॉडल है जॉन डब्ल्यू मूलर। जॉन डब्ल्यू मूलर है और यह 8वीं पंचवर्षीय योजना इनके आधार पे था। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा को बढ़ाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? किस पंचवर्षीय योजना में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया? किस में लगाया गया? 10वीं में, 9वीं में या 12 या 11? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? किस पंचवर्षीय योजना में ये किया गया? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया, जो कि 10वीं पंचवर्षीय योजना हमारा 2002 से 2007 तक चला। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट, 10वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? यह आधारित है आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। आगत निर्गत मॉडल पे हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना डिपेंड करता है, उस पे बना है। तो यह किस सन में हुआ था? 2002 से 2007 तक। मेन याद रखना है, 10वीं पंचवर्षीय योजना हमारा 2002 से 2007 तक लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में तीव्रता विकास पर जोर दिया गया? ए 10 या 9 या 12 या 11? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? किस पंचवर्षीय योजना में तीव्रता पर विकास दिया गया? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्र विकास पर जोर दिया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना हमारा चला कब? ये 2007 से 2012 तक चला हमारा 11वीं पंचवर्षीय योजना। यह कब चला? यह चला 2007 से 2012 के अंडर में चला। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया। अगला क्वेश्चन क्या है? पंचवर्षीय योजना में परमाणु ऊर्जा बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। यह कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 10वीं पंचवर्षीय योजना या 9वीं पंचवर्षीय योजना या 12 या 11? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सी पंचवर्षीय योजना में परमाणु ऊर्जा बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था? इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यह कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना में परमाणु ऊर्जा बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था। और 12वीं पंचवर्षीय योजना चला कब से कब? यह चला 2012 से 2017 तक चला हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि अंतिम पंचवर्षीय योजना था। और इसमें लक्ष्य रखा गया था परमाणु ऊर्जा बढ़ाने का लक्ष्य। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आज का सारा क्वेश्चन, जो कि 60 क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी का। ये सब आप सबको बहुत अच्छे से याद रखना है, पढ़ना है। तो चलिए आज के लिए वीडियो एंड करते हैं। जो कि सबसे पहले हमारा ये इकोनॉमी का टेस्ट अगर आप लोगों ने दिया हुआ है या इसे सॉल्व किया है, तो सबसे पहले आप इकोनॉमी का सबसे पहले वाला वीडियो देखिए, उससे पढ़ के आपको समझ में आएगा और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से लगेगा। तो चलिए आज का वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। आप सबका दिन मंगलमय रहे। जय